देखो, अपन पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। उसमें कल अपन ने पढ़ा था कैपिटल और असेट्स। कैपिटल क्या थी कि बिजनेस का ओनर प्रोपराइटर जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट, तो वो आपके बिजनेस की क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। असेट्स क्या थे? ऐसी कोई भी चीज जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस को रन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? असेट्स कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? असेट्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म अपन पढ़ रहे हैं लाइबिलिटी। नेक्स्ट टर्म अपन क्या पढ़ रहे हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? एक ऐसा अमाउंट एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को पे करना है। किसी आउटसाइड पर्सन को क्या करना है? पे करना है। तो आज एट प्रेजेंट वो आपकी क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। तो एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को क्या करना है? पे करना है। तो आज एट प्रेजेंट वो हमारी क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। समझ में आ गई? व्हाट इज लाइबिलिटी? एक अमाउंट है जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को क्या करना है? पे करना है। क्या करना है? पे करना है। तो आज एट प्रेजेंट वो आपकी क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। तो लिखा है इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म इज लाइबल टू पे। पे करना है किसी आउटसाइडर को, कब? फ्यूचर में। देन इट इज नोन एज लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, इसका दूसरा नाम होता है फिक्स लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है? ये वो लाइबिलिटीज हैं जिसका पेमेंट आप 12 मंथ्स के बाद तक भी कर सकते हैं। जैसे आज आपने बैंक से कोई लोन लिया 20 लाख रुपीज का, तो आपने जो बैंक से 20 लाख रुपीज का लोन लिया, तो बैंक आपसे ऐसा नहीं कहता कि नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में या 3-4 मंथ्स के अंदर इसको रिपे कर देना। हम 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं और धीरे धीरे करके एवरी मंथ उसमें से कुछ कुछ अमाउंट पे करते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई। तो यानी आज ये जो 20 लाख रुपीज का मैंने बैंक लोन लिया है, इसका पेमेंट मैं 1 साल के बाद तक करूंगा। तो ये मेरी क्या कहलाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर फिक्स लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 12 मंथ्स के बाद तक करना है, या 12 मंथ्स के बाद जिन लाइबिलिटीज का पेमेंट करने वाले हैं वो सब आपकी क्या कहलाती हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी या फिक्स लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। तो क्या लिखा है? दोज लाइबिलिटी विच फॉल ड्यू पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। यानी ऐसी लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें 1 साल के बाद तक कर सकते हैं या करना है, तो वो एट प्रेजेंट हमारी क्या कहलाएगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। जैसे लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। ऐसी होती है आपकी करंट लाइबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट आपको विद इन अ 1 ईयर करना होता है, 1 साल के अंदर अंदर जिन लाइबिलिटीज का पेमेंट आपको करना होता है, वो आपकी क्या कहलाती है? करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं। जैसे आपने अपने सप्लायर से अपने बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे, तो आपका सप्लायर आपसे क्या कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ठीक है 15 डेज बाद पेमेंट कर देना, 1 मंथ बाद कर देना, 2 मंथ्स बाद कर देना, इससे ज्यादा की आपको क्रेडिट नहीं देगा। यानी आज आपने सपोज करो 50,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे किसी सप्लायर से, तो इन फ्यूचर ये 50,000 हमें पे करना है, और फ्यूचर में जो अमाउंट हमें किसी आउटसाइडर को पे करना होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। और ये 50,000 आपको विद इन अ 1 ईयर पे करने, 1 साल के अंदर ही पे करना है। तो ये 50,000 आपकी कौन सी लाइबिलिटी कहलाएगी? करंट लाइबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहलाएंगी। तो वो लाइबिलिटीज जो हमें विद इन अ 1 ईयर पे करनी होती है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पे करनी होती है, जनरली विद इन अ 1 ईयर, तो वो आपकी क्या कहलाती है? करंट लाइबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। पढ़ो क्या लिखा है? दोज लाइबिलिटी विच आर पेड इन नियर फ्यूचर नॉर्मली विद इन अ 1 ईयर, देन सच एज शॉर्ट टर्म लोन या क्रेडिटर्स। समझ में आ गई बात? क्लियर है व्हाट इज लाइबिलिटी? नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स। गुड्स क्या होता है? कि जिस चीज को हम बिजनेस में डेली बेसिस पे परचेज और सेल करते हैं, वो आपके गुड्स कहलाते हैं। और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो जो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो फॉर प्रोडक्शन पर्पस, वो आपके क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसको बिजनेस में डेली बेसिस पे हम परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? गुड्स। हमारी स्टेशनरी की शॉप है,
तो वहां पे स्टेशनरी जो होगी, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर कॉपी रजिस्टर, इसको वो शॉपकीपर डेली परचेज सेल करेगा। तो स्टेशनरी की शॉप पे जो स्टेशनरी है, वो उस बिजनेसमैन के लिए उस स्टेशनरी क्या कहलाएगी, उसके गुड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुड्स। किसी की मेडिकल की शॉप है, मेडिकल का बिजनेस है, मेडिकल की शॉप है, तो डेली वहां पे वो टैबलेट सिरप इंजेक्शन वगैरह सेल भी करेगा, परचेज भी करेगा। तो एक मेडिकल शॉप पे ये जो मेडिसिन टैबलेट्स इंजेक्शन वगैरह, ये उसके क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे। तो गुड्स क्या होते हैं? जिसको बिजनेस में डेली बेसिस पे परचेज और सेल किया जाता है। रेगुलर बेसिस पे जिसकी परचेज और सेल होती है बिजनेस में, वो आपके बिजनेस के क्या कहलाते हैं? गुड्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे। समझ में आ गया गुड्स वर्ड का मतलब? तो एक स्टेशनरी की शॉप पे स्टेशनरी उसकी गुड्स हो गई, मेडिकल की शॉप पे मेडिसिन उस बिजनेस के लिए गुड्स हो गए, किसी कोई फर्नीचर टेलर है तो फर्नीचर उसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। ठीक है। तो लिखा है दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल, ऐसी चीज जिसको बिजनेस में परचेज किया जाता है काय के लिए? फॉर रीसेल। और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट विच आर मीट टू बी सोल्ड, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? गुड्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म इज परचेज। इसका मतलब पता होगा, खरीदना, बाय करना। लेकिन बिजनेस में या अकाउंट्स में समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझा रहा हूं, काम आएगी अभी आगे, कि बिजनेस या अकाउंट्स में हर किसी चीज को बाय करने पर आप ये परचेज वर्ड यूज नहीं करते हो, ये परचेज वर्ड यूज नहीं करते हैं। बिजनेस में या अकाउंट्स में केवल और केवल एक ही चीज को बाय करने पर आप इस परचेज वर्ड का यूज करते हो। और क्या है वो चीज? उस चीज का नाम है गुड्स। क्या नाम है उसका? गुड्स। यानी जो मेन आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड गुड्स जब आप अपने बिजनेस में बाय करते हैं, देन ओनली दिस परचेज वर्ड विल बी यूज। इसके सिवा बिजनेस में और कोई भी चीज अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसके लिए परचेज वर्ड यूज नहीं होगा। मेरी मेडिकल की शॉप है, मैं वहां पे मेडिसिन परचेज कर रहा हूँ, मेडिसिन बाय कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं वर्ड यूज क्या करूंगा? परचेज। तो मैं मेरी मेडिकल की शॉप है, मैंने कहा मैंने 1 लाख की परचेज करी, तो जिसको अकाउंट समझ में आती है वो समझ जाएगा कि इसने 1 लाख में क्या परचेज करा है। इसकी दवाई की दुकान है, मतलब इसने 1 लाख में मेडिसिन परचेज करी है। मेरी मेडिकल की शॉप है, मैंने अपनी शॉप पे कोई कंप्यूटर या प्रिंटर लगवा लिया, तो जो कंप्यूटर और प्रिंटर है वो मेरे गुड्स नहीं है। एक मेडिकल की शॉप पे कोई डेली बेसिस पे कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा बेचूंगा थोड़ी ना। वो कंप्यूटर प्रिंटर मैंने खरीदा अपने बिल वगैरह बनाने के लिए, काउंटिंग करने के लिए। तो ये जो कंप्यूटर प्रिंटर मैंने मेडिकल शॉप पे जो कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है, इसको परचेज करने पर, इसको बाय करने पर ये परचेज वर्ड यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया क्या क्या समझाना चाह रहा हूं? कि बिजनेस या अकाउंट्स में परचेज वर्ड कब यूज करेंगे? व्हेन वी ओनली बाय द गुड्स, जब हम गुड्स बाय करेंगे, देन ओनली दिस परचेज वर्ड विल बी यूज। इसके सिवा और किसी भी चीज को बाय करने पर बिजनेस अकाउंट्स में परचेज वर्ड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्या लिखा है? द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स विच वर डील इन द बिजनेस। ऐसी होती है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? कि जो मेन हमारा बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो गुड्स हमने हमारे सप्लायर से खरीदे थे, उन गुड्स को किसी भी रीजन से वो खराब हो गए, कुछ भी रीजन था, किसी भी रीजन से इन गुड्स को अगर मैं वापस रिटर्न कर देता हूँ, वापस लौटा देता हूँ अपने सप्लायर को, देन ओनली दिस परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड वर्ड विल बी यूज। मेरी मेडिकल की शॉप है, मैंने मेडिसिन परचेज करी, उसमें से कुछ मेडिसिन गलती से एक्सपायरी डेट की आ गई, तो वो मेडिसिन मैंने अपने सप्लायर को वापस रिटर्न कर दी, देन इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। मैंने अभी मेडिकल की शॉप पे वो प्रिंटर परचेज करा था, वो प्रिंटर में कुछ डिफेक्ट था, कुछ खराबी थी, तो मैंने वो प्रिंटर वापस रिटर्न कर दिया, वापस लौटा दिया उस वेंडर को, देन इट इज कॉल्ड, इसके लिए परचेज रिटर्न वर्ड यूज नहीं होगा, इसके लिए परचेज रिटर्न वर्ड यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड वर्ड का मतलब क्या है? कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स आपने परचेज करे थे, उस उन गुड्स को अगर आप वापस अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, लौटा देते हैं, देन इट इज कॉल्ड, देन ओनली इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। क्या लिखा है?
when purchase goods are returned to the supplier, these are known as purchase return. ऐसी होता है सेल. सेल का मतलब सोल्ड करना, बेचना. लेकिन वापस वही बात, बिजनेस में ये जो सेल वर्ड है ये हर किसी चीज को सोल्ड करने पर यूज नहीं करेंगे. केवल और केवल एक ही चीज को सेल करने पर, सोल्ड करने पर ये सेल वर्ड यूज होगा. और क्या है वो चीज? गुड्स. क्या है? गुड्स. कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स, उससे रिलेटेड जब गुड्स आप सोल्ड करेंगे देन ओनली दिस सेल वर्ड विल बी यूज. तो बिजनेस या अकाउंट्स में सेल का मतलब क्या होता है? व्हेन वी सोल्ड द गुड्स देन इट इज कॉल्ड सेल. और किसी चीज को अगर आप बेच रहे हैं, बिजनेस में सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सेल वर्ड यूज नहीं होगा. हमारी मेडिकल की शॉप है, वहां पे हम मेडिसिन बेच रहे हैं, दवाइयां बेच रहे हैं, तो हम बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं. वो जो दवाइयां थी बड़े बड़े कार्टन में पैक होके आई थी, कार्टन खाली हो गए, खाली कार्टन को अपन ने रद्दी वाले को बेच दिया. तो जो खाली कार्टन आप रद्दी वाले को बेच रहे हो, इसके लिए आप ये सेल वर्ड यूज नहीं करोगे. इसके लिए आप ये सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे. तो ये बिजनेस या अकाउंट्स में सेल वर्ड कब यूज होता है? व्हेन वी सोल्ड गुड्स. जब हम जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जब गुड्स हम सेल करते हैं देन ओनली दिस सेल वर्ड विल बी यूज. इसके सिवा किसी चीज को बेचने पर बिजनेस या अकाउंट्स में हम ये सेल वर्ड का यूज नहीं करते हैं. ठीक है. तो लिखा है द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स विच वर इन विच द बिजनेस डील. इन विच द बिजनेस डील. ऐसे एक वर्ड होता है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड. तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स आपने अपने कस्टमर को सेल करे थे, वो गुड्स अगर आपका कस्टमर आपको वापस रिटर्न करके जा रहा है, लौटा के जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड. सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड. तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो आपने अपने कस्टमर को सेल करे थे, उन गुड्स को अगर आपका कस्टमर आपको वापस रिटर्न कर रहा है, वापस लौटा रहा है किसी भी रीजन से, देन इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड. देन इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड. तो व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर देन इट इज नोन एज सेल्स रिटर्न. तो ये जो वर्ड है ना, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये केवल और केवल बिजनेस अकाउंट्स में कब यूज होंगे? फॉर द गुड्स. इसके सिवा इन चार वर्ड्स को और किसी भी चीज को परचेज या सेल करने पर हम यूज नहीं करेंगे. क्लियर है क्या? नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा. एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट जो आपने स्पेंड करा और वो आपको अब कभी वापस रिटर्न भी नहीं होगा, वापस वो रियम्बर्स भी नहीं होगा आपको. तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सपेंडिचर बोलते हैं. ठीक है ना? कि जो अमाउंट आपने एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया, और वो वापस अब वो अमाउंट अब आपको कभी वापस रिटर्न भी नहीं होगा. मैंने ये एसी परचेज कर लिया 1 लाख रुपीज़ का, तो एसी परचेज हो गया ना 1 लाख. अब वो 1 लाख मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगे, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर. मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी, तो मेरा एम्प्लॉय वो सैलरी मुझे रिटर्न नहीं करेगा कभी भी, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर. मैंने अपना ऑफिस का रेंट पे करा, तो जो रेंट मैंने पे करा है मेरे को रिटर्न नहीं मिलेगा कभी वापस रेंट का अमाउंट, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है ना? पढ़ोगे, लिखा है एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंकरिंग अ लाइबिलिटी for the purpose of acquiring the asset, goods or service is called expenditure. अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की. क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? अपने फिक्स एसेट्स को, किसको? फिक्स एसेट. फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? दोज एसेट विच कैन नॉट बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस, या दोज एसेट विच कैन बी यूज इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, या फिर दोज एसेट विच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, वो मेरे फिक्स एसेट्स कहलाते हैं. तो अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हम जो खर्चा करते हैं, अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हम जो अमाउंट स्पेंड करते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैंने ये एसी परचेज करा 1 लाख रुपीज का, तो ये जो एसी मैंने खरीदा, परचेज करा है, बेचने के लिए नहीं खरीदा, इसका मतलब इट इज माय फिक्स एसेट.
यानी इस एसी को परचेज करने में जो 1 लाख का मैंने खर्चा कर दिया, इट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये एसी में लेके आ गया, क्या मैं लगा सकता था कि इसको, मैं इसको इंस्टॉल कर सकता था कि नहीं? तो मैंने इसके लिए एक पर्सन बुलाया, उसको मैंने 5000 इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे। फिर उसने कहा कि इस पे स्टेबलाइजर लगेगा, तो मैंने 3000 का स्टेबलाइजर भी खरीदा जो एसी के साथ नहीं आया था। फिर उसने कहा बाहर सर इसकी एक आउटडोर यूनिट, एसी की एक बाहर आउटडोर यूनिट लगती है, तो सर वो भी एक स्टैंड पे लगेगी, तो उसका मैंने स्टैंड परचेज करा 2000 का। तो यानी इस एसी को रेडी टू यूज में लाने के लिए 10,000 का खर्चा और हो गया, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी अब मेरी एसी की कॉस्ट क्या हो गई, 1,10,000, क्या हो गई, 1,10,000। तो क्या बात समझ में आई? फिक्स एसेट को एक्वायर करने में जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस फिक्स एसेट को रेडी टू यूज में लाने तक जो भी एक्सपेंडिचर इंकर्ड होगा वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो फिक्स एसेट आप खरीद रहे हैं तो उसको रेडी टू यूज तक लाने तक जितना भी खर्चा हो जाएगा, दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। हम अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को रेडी टू यूज में लाने तक जो भी खर्चे होंगे दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई टेम्परेरी हाउसेस बना रहे हो, टेम्परेरी शेड्स वगैरह बना रहे हो, और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उन शेड्स को आप हटा दोगे, तो इनको हटाने, बनाने और हटाने में जो खर्चा हुआ ये भी क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या याद रखना है, केवल एक ही चीज याद रखनी है, एक ही कंसेप्ट याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, क्या, कि फिक्स एसेट को रेडी टू यूज तक लाने तक जो भी खर्चे इंकर्ड होंगे दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे फिर वो कोई सा भी खर्चा हो रहा हो। ठीक है ना, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहा हूं, तो जिस डेट को बिल्डिंग को यूज में लेना चालू करूंगा उससे पहले तक उस बिल्डिंग को बनाने में जितने भी एक्सपेंडिचर इंकर्ड होंगे दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिक्स एसेट को रेडी टू यूज में लाने तक जो भी खर्चा इंकर्ड होगा दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है क्या? और भी होते हैं। फिक्स एसेट परचेज कर लिया, फिक्स एसेट परचेज करने के बाद, फिक्स एसेट परचेज करने के बाद 2 साल 3 साल 4 साल बाद मैं उस पर कोई बहुत हैवी अमाउंट का कोई खर्चा कर रहा हूँ, एक लार्ज या हैवी अमाउंट का कोई खर्चा मैं कर रहा हूँ, जिससे या तो मेरे बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या बढ़ रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर मेरे बिजनेस की सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है, सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर मेरे फिक्स एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, या फिर मेरे बिजनेस का कोई खर्चा है जो परमानेंटली कम हो रहा है, फिक्स एसेट पे कोई बहुत बड़ा खर्चा करा जिससे मेरे बिजनेस का कोई एक्सपेंस वो परमानेंटली खत्म हो गया, देन ये सारे खर्चे भी क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तो क्या बोला मैंने, फिक्स एसेट को रेडी टू यूज में लाने तक जो एक्सपेंस इंकर्ड होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट को रेडी टू यूज तक लाने में जो खर्चे होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट परचेज करने के बाद उसमें कोई बहुत हैवी या लार्ज अमाउंट का खर्चा मैं कर रहा हूं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे या तो कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, या कोई सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, या मेरे फिक्स एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, या फिर मेरे बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, या फिर मेरे बिजनेस का कोई खर्चा है वो परमानेंटली खत्म हो रहा है, तो फिर वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? सेकंड क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अपनी बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस हम इंकर्ड करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए, डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम इंकर्ड करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। मुझे अपना ये इंस्टीट्यूट अगर चलाना है तो हर महीने इसका रेंट पे करना पड़ेगा, हर महीने टीचर्स की सैलरी पे करनी पड़ेगी, हर महीने नॉन एकेडमिक स्टाफ की सैलरी पे करनी पड़ेगी, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, वाटर बिल पे करना पड़ेगा, इंटरनेट का बिल पे करना पड़ेगा।
तो मुझे अगर ये इंस्टीट्यूट चलाना है तो ये जो भी एक्सपेंस मैंने बताया ये मेरे को रेगुलर बेसिस में हर महीने ये खर्चे मेरे को बिजनेस में करने पड़ेंगे, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। तो अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस हम इंकर्ड करते हैं दे आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या? नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर्पस क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है? टू एक्वायर अ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो सच एक्सपेंस आर इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ द फिक्स एसेट। और जबकि इसका पर्पस क्या होता है? अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाना, ये इसका पर्पस होता है किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो सच एक्सपेंस आर इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। फिर है इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगी। क्या होगा? इंक्रीज होगी। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, वो मेंटेन रहेगी, बढ़ेगी नहीं। क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब जो चीज बार बार होती है वो रिकरिंग कहलाती है। नॉन रिकरिंग क्या होता है? जो चीज बार बार नहीं होती। तो क्या बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार होंगे क्या? ये एसी जो मैंने परचेज करा है क्या बार बार खरीदूंगा क्या? नहीं। आज से 5 साल पहले खरीदा था, अभी भी चल रहा है और नेक्स्ट 5 साल भी चलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस में बार बार नहीं होते। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। जबकि ये जो रेंट मुझे देना है, सैलरी मुझे देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, इंटरनेट बिल देना है, वाटर बिल पे करना है, ये हर महीने करना है मुझे काम। तो ऐसे खर्चे जो, यानी ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होंगे बिजनेस में। पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। एसी आज खरीदिए, आप 10 साल तक दोबारा नहीं खरीदना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम से जो बेनिफिट है वो नॉर्मली लॉन्ग पीरियड तक मिलता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो आपको शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है, मैक्सिमम फॉर 1 ईयर, मैक्सिमम फॉर 1 ईयर। increase in the value of asset, such expense result in the increase in the value of asset। इससे क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से आपके एसेट्स की वैल्यू, फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। फिक्स एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपके जो फिक्स एसेट्स है वो वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, उसकी वैल्यू कोई इंक्रीज नहीं होती है, वर्किंग कंडीशन में रहते हैं। फिर इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अपन ने पढ़ा था 5th स्टेप जो अकाउंटिंग का था, वो क्या था? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए और 31 मार्च को आपके बिजनेस में असेट और लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं विच इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 31 मार्च को जब मेरा फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, तो अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए और 31 मार्च को मेरे बिजनेस में मेरे असेट और लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं विच इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको क्या बोलते हैं अपन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके अंदर 3 चीजें बनती हैं, इसके अंदर 3 चीजें बनती हैं। एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनती है बैलेंस शीट। एक बनती है क्या? बैलेंस शीट। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको आप कहाँ दिखाते हैं? इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में शो करते हो। कहाँ पे शो करते हो? बैलेंस शीट में। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? इसको हमें लर्न करना है बेसिस के साथ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक पे। निकालो एक्सरसाइज नंबर 1। देखो पढ़ो क्या लिखा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या कह रहा है? ओवरऑलिंग एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
कह रहा अपन ने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज करी है, तो उस पर ओवरऑलिंग मतलब कुछ रिपेयर वगैरह कराई, उस पर जो खर्चा करा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा क्या? नहीं। क्या होगा? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या खरीदी है? मशीन। इससे मतलब नहीं है फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड, क्या खरीद रहा हूँ? मशीन। मशीन क्या होती है? फिक्स असेट। और अभी क्या समझाया? फिक्स असेट को रेडी टू यूज पर लाने तक जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं, दे ऑल आर कैपिटल। ये कह रहा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्लियर है क्या? कह रहे मनी स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहा आपने कोई खर्चा करा जिससे आपका कोई वर्किंग एक्सपेंस कम हो रहा है, तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? अभी समझाया। ऐसा कोई खर्चा करे फिक्स असेट परचेज करने के बाद, उस पर कोई ऐसा बड़े अमाउंट का कोई खर्चा करो जिससे या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, अर्निंग अर्निंग सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, अर्निंग बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, या आपके बिजनेस का कोई खर्चा परमानेंटली कम हो जाए, देन वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये खर्चा करा जिससे आपका कोई वर्किंग एक्सपेंस कम हो रहा है, तो इट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है? इट इज अ रेवेन्यू। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कह रहा है लीगल फीस टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या परचेज कर रहे हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? फिक्स असेट। क्या समझाया था? फिक्स असेट को रेडी टू यूज तक लाने में जो भी खर्चे होते हैं, दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, ट्रू, इट इज अ। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है अमाउंट स्पेंड एज अ लॉयर फी टू डिफेंड अ सूट अगेंस्ट द क्लेम फर्म इज अ फैक्ट्री साइट। क्या होता है कि हमारी जो लैंड होती है ना, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। एक कॉमर्शियल लैंड होती है, एक रेसिडेंशियल लैंड होती है, एक एग्रीकल्चर लैंड होती है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो मतलब वहाँ पे केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। कॉमर्शियल लैंड है मतलब वहाँ पे आप कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो। रेसिडेंशियल लैंड है मतलब वहाँ पे केवल आप रह सकते हो, वहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी या कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होंगी। ठीक है ना? तो ये इस लाइन में सेंटेंस में ये कह रहा है कि हमारे पास कोई लैंड है, हम उसका लैंड ऑलरेडी है हमारे पास, हम उसका यूजेस चेंज करवा रहे हैं, इसके लिए अपन लॉयर को फीस पे कर रहे हैं। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं। केवल यूजेस ही तो चेंज करा रहे हैं, कोई इससे कोई प्रॉपर्टी थोड़ी एक्वायर हो रही है, कोई फिक्स एसेट थोड़ी बढ़ रहा है बिजनेस में। तो इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वार्म आउट पार्ट ऑफ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है आपकी जो मशीन है उसका एक कोई छोटा सा पार्ट आपने चेंज कर दिया, उसका आपने कोई छोटा सा पार्ट क्या करा? चेंज कर दिया। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? तो ये जो पार्ट अपन ने चेंज करा है, इससे कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, कोई सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, कोई रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि जो मशीन है उसका कोई छोटा मोटा कोई पार्ट आपने चेंज कर दिया, कोई स्क्रू उसका ढीला हो गया, उसको चेंज कर दिया, कोई छोटी मोटी बैटरी थी उसको चेंज कर दिया, तो इससे कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी, कोई सिटिंग कैपेसिटी, कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स ही कह रहा है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? expenses incurred on the repair and whitewash of the first time on purchase of old building are a revenue expense। देखो ये व्हाइट वॉश पता है क्या आपको? व्हाइट वॉश क्या होती है? पेंट। क्या होता है देखो समझो,
ये पहले के समय में होता था, आज के समय में तो ये होता नहीं है। क्या होता था पहले, वाइट वॉश होती थी। वाइट वॉश को हिंदी वर्ड इज पुताई। क्या होता था, कैल्शियम होता है चूना, उसको रात भर क्या करते थे, पानी में सोख करके रखते थे। सुबह होके वो क्या होता था, वाइट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता था, और लोग क्या करते थे, उससे दीवार पे पेंट करते थे। लेकिन वो ऐसा पेंट होता था कि आप ऐसे अगर दीवार पे हाथ लगाओ तो आपकी हाथ वाइट हो जाता था उससे, या आप गलती से दीवार के टच हो जाओ तो आपके कपड़े गंदे हो जाते थे। मतलब वो जो बेसिकली चूना होता था वो साल भर में वापस खराब हो जाता था। तो लोग हर साल क्या होते थे, घर में अपने वाइट वॉश कर लेते थे। जनरली ये काम दिवाली पे होता था, कि दिवाली पे जनरली पहले क्या होता था, दिवाली पे हर घर में लोग पेंट करते थे, उस पेंट को मतलब वाइट वॉश बोलते थे। हर साल क्यों होता था, क्योंकि वो साल भर में खराब हो जाता था और सस्ता होता था, महंगा होता नहीं था, इसलिए लोग हर साल उसको कर लेते थे। ठीक है ना। बट आजकल तो प्लास्टिक पेंट होते हैं, जो कंपनीज होती वही गारंटी दे देती 5-5 6-6 साल की, तो कि आप पेंट करो हमारा, हम गारंटी दे रहे हैं 5 साल 6 साल इस पेंट को कुछ नहीं होगा। कुछ गंदा हो जाए, सिंपल पानी से उसको साफ कर देना, साफ हो जाएगी। जबकि उस वाइट वॉश में क्या होता था कि आप उसको पानी अगर लगा दिया तो पूरा का पूरा वही बह जाएगा। ठीक है ना। तो वाइट वॉश पहले हर साल होती थी। ठीक है ना। तो खर्चा हर साल होता था, तो वो क्या होता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था। बट यहाँ पे क्या कह रहा है वो पढ़ो। expenses incurred on the repair and whitewash of the first time on purchase of an old building is a revenue expenditure। अपन एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी है, उस बिल्डिंग को खरीदने पर पहली बार अब उस पर व्हाइट वॉश और रिपेयरिंग का काम करा रहे हो, तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा क्या? नहीं। क्या खरीद रहे हो? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है? फिक्स असेट। तो उस फिक्स असेट को रेडी टू यूज में लाने तक जो भी एक्सपेंसेस आप इंकर करते हैं, दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आई क्या बात? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट पढ़ो। अब ये देखो, एक लाइसेंस की बात और सुन लो। पहले जनरली क्या होता था, 1991 से पहले जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उससे पहले हमारी कंट्री में हर चीज़ को, मैक्सिमम बिजनेस को करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है ना। तो लाइसेंस लेते समय एक तो बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड होता था, और फिर हर साल उस लाइसेंस को रिन्यू भी कराना पड़ता था, उसकी भी रिन्यूएबल फीस आपको पे करनी पड़ती थी। तो इस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए जो खर्चा आप करते थे, सुनना, लाइसेंस को ऑब्टेन करने में जो खर्चा आप कर रहे हो, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिर उसकी हर साल जो रिन्यूएबल फीस आप पे कर रहे हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती थी। वो आपकी क्या होती थी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था। तो क्या लिखा है? एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हाउस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं सिनेमा हाउस चलाने के लिए हमने लाइसेंस लिया है, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? यस। क्या बताया? लाइसेंस को ऑब्टेन करने में जो खर्चा होगा वो तो कैपिटल होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए उसकी उसकी जो रिन्यूएबल फीस आप पे करोगे हर साल, वो रेवेन्यू होगा। तो ये लाइसेंस ऑब्टेन करने में खर्चा करा है। यस, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पढ़ो। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स which were necessary for the construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? क्या बनवा रहे हो? सिनेमा हाउस। सिनेमा हाउस क्या होगी? बिल्डिंग होगी। सिनेमा हाउस की बिल्डिंग होगी। तो बिल्डिंग क्या होती है? फिक्स एसेट। क्या बताया था? फिक्स एसेट को रेडी टू यूज में लाने तक जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं, दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी हमारा बिल्कुल, ये सिनेमा हाउस की बिल्डिंग बना रहे हो, इसको बिल्डिंग को रेडी टू यूज तक लाने तक जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे, ये टेम्पररी हट्स बना रहे हो, हटा रहे हो, जो भी खर्चा होगा, मतलब उस बिल्डिंग को रेडी टू यूज तक लाने तक जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे, दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये लिखा है, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस ट्रू, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आई क्या बात? आज अपन यहीं तक करेंगे। ठीक है, इसका आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।